गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो उसी के आगे मैं बता रहा हूं। और मैंने sp3d हाइब्रिडाइजेशन, SF4 और I3 निगेटिव दोनों के बारे में आपको समझा दिया था। चलिए, कुछ इसमें मैंने कहा था आपसे कुछ जनरल क्वेश्चंस रिलेटेड टू पी ब्लॉक, ये सब भी बताऊंगा। जैसे देखो, एक क्वेश्चन करते हैं। भाई, ये एक एग्जाम्पल के फॉर्म में क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, इसमें काफी कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखें। NH3, PH3, ASH3, SBH3, BiH3। इसको कहते हैं अमोनिया, इसको कहते हैं फॉस्फीन, इसको कहते हैं आर्सीन, इसको कहते हैं स्टिल्बीन, और इसको कहते हैं बिस्म्यूथीन। ध्यान दीजिए, ये हाइड्राइड्स हैं नाइट्रोजन फैमिली के लिए: अमोनिया, फास्फीन, आर्सीन, स्टिबीन और बिस्म्यूथीन। सबसे पहले तो हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, बाद बाकी इनमें से किसी में भी कोई हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन साइज में बहुत छोटा है और वो फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टिबीन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये स्टिबीन और बिस्म्यूथीन जो बन रहा है, इन इतने बड़े बड़े एलिमेंट्स के साथ हाइब्रिडाइज नहीं कर सकता। तो पहली बात ये जानना जरूरी है कि नीचे के किसी में भी हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हैवी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ हाइब्रिडेशन टेक पार्ट नहीं कर। अच्छा, बॉन्ड एंगल, चूंकि अमोनिया में हाइब्रिडेशन हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, इसलिए इस केस में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा 107 डिग्री 47 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट से लगातार डिक्रीज करता चला जाए। अगर मैं PS3 की बात करूं तो इसमें तकरीबन 92 डिग्री के आसपास का बॉन्ड एंगल है, इसमें 91 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, और इनमें लगभग सब में 90, मतलब लगभग सारे 90 डिग्री के आसपास के। ऐसा क्यों? हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा तो प्योर p ऑर्बिटल बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहा है। और हमने पढ़ा अभी था पिछली क्लासेस में कि जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो XYZ एक्सिस पर एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्रेजेंट होते हैं। यही कारण है कि इन सब का बॉन्ड एंगल लगभग 90 है। तो ये बात तो आपकी बॉन्ड एंगल है। तीसरी, थर्मल स्टेबिलिटी। हीट करने पर क्या, अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस।
थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब है जैसे ही आप हीट करोगे हाइड्रोजन इजीली लूज कर देगा। अगर ऐसा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस, क्या रिजल्ट होगा बेटे। थर्मल स्टेबिलिटी अगर डिक्रीज हुई तो हीट करने पर हाइड्रोजन इजीली रिलीज हो जाएगा और वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं रिड्यूसिंग नेचर की बात करूं, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, अप टू डाउन जा रहे हैं। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, इसीलिए हाइड्रोजन आसानी से रिलीज कर सकता है, इसीलिए रिड्यूसिंग नेचर जो होगा वो इसका इंक्रीज। मैं ये कहना चाहता हूं कि अमोनिया इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट बट बिस्म्यूथीन इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। Also the stevene and the bismuthenes both are good reducing agent. Ammonia is highly thermally stable, that's why it is not a reducing agent. इसलिए ये कोई reducing agent नहीं। अच्छा, ये बेटा मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया आपको, ये दूसरा बता दिया, ये तीसरा बता दिया, ये चौथा बता दिया। ये 4 पार्ट मैंने आपको बता दी, 6 पार्ट है, 5वां और 6वां ये पार्ट और बता रहा हूं। देखो बेटा, 5th क्वेश्चन जो इसमें से आएगा वो आएगा मेल्टिंग पॉइंट। बेटे फास्फीन से जैसे ही हम नीचे बढ़ते चले जाते हैं मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला जाता है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती। आप कहोगे सर अमोनिया नहीं लिया आपने, अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अमोनिया में H बॉन्डिंग पाई जाती है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत बढ़ जाएगा सॉलिड अमोनिया। भाई जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो फेज पे डिपेंड करती है, ये बात ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉलिड फेज में बहुत ज्यादा होगी, उसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज में थोड़ी वीक हो जाएगी, और उसी सब्सटेंस के गैसियस फेज में काफी वीक हो जाएगी। जैसे मैं कहूं आइस, तो उसमें जो H बॉन्डिंग होगी वो बहुत ताकतवर होगी। मैं कहूं वाटर, उसमें भी ताकतवर होगी लेकिन इतनी नहीं जितनी आइस में। मैं कहूं स्टीम, तो उसमें वीकेस्ट H बॉन्डिंग। तो अगर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ भी चेंज हो। तो PH3 जिसमें कोई H बॉन्डिंग नहीं है और इसका वेट काफी कम है, तो वैन डर वाल्स फोर्सेस भी काफी कम है। वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट है, तो जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा मास बढ़ता चला जाएगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ते चले जाएंगे और BiH3 तक लगातार मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में अमोनिया की H बॉन्डिंग बहुत ताकतवर होती है। अच्छा, नंबर 6 क्वेश्चन जो इसमें से आएगा वो आएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ध्यान से देखिए। बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा चेंज है। क्यों? क्योंकि अब अमोनिया लिक्विड स्टेट में आ चुका है, तो H बॉन्डिंग थोड़ी सी कम होगी, और नाइट्रोजन कोई बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है नहीं। थर्ड है, पहला फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। तो लिक्विड स्टेट की नाइट्रोजन की H बॉन्डिंग थोड़ी वीक हो गई, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट SbH3 और BiH3 से कम होता है। मतलब इस केस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन H बॉन्डिंग से ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है बेटे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट इसी तरीके से हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली।
कौन कौन से हैं? H2O, H2S, H2SE, H2T। अगर मैं एक एक करके इनकी बात करूं तो देखिए जरा, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन। H2O में हाइब्रिडाइजेशन sp3, बाद बाकी में कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं। हैवी एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन किसी तरीके का हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता, बहुत छोटा है, वो इतने बड़े बड़े ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट करने के लिए मजबूर नहीं कर पाया। चलिए बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लोन पेयर रिपल्सन है, इसलिए बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस टू 104.5 या 104 डिग्री 28 मिनट। अच्छा, इस केस में 91 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, लगभग सबका 90 है, क्योंकि प्योर पी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर, और पी ऑर्बिटल्स हमेशा एक दूसरे से 90%। चलिए, थर्मल स्टेबिलिटी, लिखिए डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पर लगातार थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती चली जाती। अच्छा, तो रिड्यूसिंग नेचर, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग नेचर लगातार इंक्रीज करता था। मेरे कहने का मतलब है, वाटर इज नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट, बट H2TE इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, तो ये 4 पॉइंट तो ये मैंने लिखा दिया आपको, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 5वां पॉइंट सर, हाँ बोलो बेटा। सर इन्हें हाइड्राइड ही बोलेंगे? हाँ अभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन। वेट फॉर ए मिनट, ये कॉन्सेप्ट बताओ, इट इज ऑल्सो ए क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। 5th पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट, 6th पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। दोनों ही केसेस को ध्यान से देखिए। H2S से जैसे ही नीचे चलते चले जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, वाटर का सबसे ज्यादा, क्योंकि यहां पर वेरी स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी। बॉइलिंग पॉइंट का भी सेम यही ऑर्डर होता है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज नहीं आता, और वाटर ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला है। चेंज कहां आता है? अमोनिया के केस। इस लड़के ने जो क्वेश्चन पूछा वो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओल्डन डेज में साइंटिस्ट ने इनको हाइड्राइड कहा। इन द ऑनर ऑफ ओल्डन साइंटिस्ट्स आज भी हम हाइड्राइड वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन ये हाइड्राइड नहीं, ये बात सही। हाँ, H2SE H2TE की बात नहीं कर रहा, वहां मेटेलिक करैक्टर बढ़ रहा है तो हाइड्राइड हो जाए। लेकिन वाटर की अगर मैं बात करूं तो वाटर इज नॉट ए हाइड्राइड। एक्चुअली वाटर इज द ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, नॉट द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्राइड वर्ड तभी यूज करेंगे जब हाइड्रोजन H निगेटिव की स्टेट में हो। मैं ये भी कह सकता हूं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से नेमिंग होनी चाहिए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम जो है वो ऑक्सीजन है, इसलिए इसे ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन कहा जाना ज्यादा सही। फिर भी आज हम इस वर्ड का यूज कर रहे हैं, हाँ, इन द ऑनर ऑफ ओल्डन साइंटिस्ट इस वर्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रख के यूज कर रहे हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट को, कि अगर आज हमसे कोई कहे तो हमको ये कहना पड़ेगा कि द नेम इज इनकरेक्ट, बट इन द ऑनर ऑफ ओल्डन साइंटिस्ट वी आर यूजिंग इट। जैसे H2O में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। और जो क्वेश्चन आया था वो F2O का आया था, F2O इज द ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन, गलत। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कहना चाहिए फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, इट इज फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। मेरी बात समझ में आ गई? सिमिलरली इसी तरीके से NH3, क्या ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड है? नहीं, हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन नहीं है, इट इज द नाइट्राइड ऑफ हाइड्रोजन, इट इज द नाइट्राइड ऑफ हाइड्रोजन। मैंने आपको बता जरूर दिया, एग्जैक्ट बात समझा भी दी, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वी कैन नॉट डिसऑनर द ओल्डन साइंटिस्ट। हम लोग ओल्डन साइंटिस्ट को डिसऑनर नहीं कर सकते। इसलिए अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, तो यही लिखाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्यों? IUPAC कहते हैं वी विल नॉट डिसऑनर द ओल्डन साइंटिस्ट इन एनी ऑफ द रिस्पेक्ट, किसी भी शर्त पर। जैसे आज भी एटम को एटम ही तो कहते हो, नाम तो गलत, एटम मतलब नॉन डिविजिबल। Nowadays, atom has been divided into 35 subatomic particles. आप लोगों को 3 मालूम होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैं बता रहा हूँ 35 सबएटॉमिक पार्टिकल्स हो चुके। एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पाई मेसॉन, पॉजिटिव पाई मेसॉन, नेगेटिव पाई मेसॉन, न्यूट्रल पाई मेसॉन, 35 सबएटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। लेकिन फिर भी तो आज एटम कहते हैं, एटम मतलब नॉन डिविजिबल। इन द ऑनर ऑफ डाल्टन, पुराने साइंटिस्ट का ऑनर रखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी ये वर्ड्स जो पी ब्लॉक में यूज किए जा रहे हैं, इनको ध्यान रखें। ये क्वेश्चन F2O का पूछा गया है कि इट इज द ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, तो इसका आंसर है नो, गलत, इट इज द फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन। तो आज जो नाम देंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेक्स्ट, और कोई प्रॉब्लम बेटे? नो सर। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान से देखिए। 3 तरीके का है, एक का नाम है रेड फास्फोरस, एक का नाम है येलो या व्हाइट, इसको येलो भी कहते हैं, और एक का नाम है ब्लैक फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस P4, रेड भी P4 है लेकिन थोड़ा पॉलीमेरिक स्टेज में। ये मोस्ट पॉइजनस। White phosphorus is present inside your bones, strengthen the bone. Black phosphorus, रेड फास्फोरस को और ज्यादा हीट करके बनाया जाता है, जिसके दोबारा से 2 पार्ट है। ये टार टाइप होता है,
अल्फा ब्लैक और बीटा ब्लैक। ध्यान दीजिएगा, जो व्हाइट फास्फोरस है उसका फार्मूला है P4। कुछ इस तरीके से बनाया जाए। There are 6 P2P linkage and the bond angle, हर एक के पास एक एक लोन पेयर है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है on each phosphorus atom, but the bond angle theta is 60 डिग्री। तो इट इज होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। 60 डिग्री हो गया तो हाईली स्ट्रेन। मैं अनस्टेबल भी कह सकता हूं। दैट्स व्हाई it quickly turns into yellow on long standing. Evolves fumes which are highly dangerous. Dangerous की जगह लिखो poisonous and creates a disease known as Phossy jaw. जो आपके जॉ मसल्स हैं वो खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और सारे दांत बाहर आ जाते हैं। अगर बहुत अच्छा प्रिकॉशन के साथ फास्फोरस फैक्ट्री में आप नहीं काम कर रहे तो तय है कि 2-4 साल में मर जाओगे। कोई बचा नहीं सकता, कोई डॉक्टर नहीं बचा पाएगा। फॉसी जॉ का मतलब है अंदर का पूरा जो जॉ है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा और अंदर व्हाइट फास्फोरस के फ्यूम्स भर जाएंगे जो पॉइजन क्रिएट करेंगे। और अगर वो पॉइजन चूंकि मुंह में अंदर होगा तो ऑब्वियस है, बूंद बूंद करके जाए, कितना भी जो कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ तो बॉडी के अंदर जाएगा ही जाएगा मुंह से। दैट विल बी ए पॉइजन एंड अल्टीमेटली इट इज ए डेथ। कोई बचा नहीं सकता इसको। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इट क्रिएट्स फोटो कीमो लुमिनेसेंस। ये क्या चीज होती है समझिए। whenever the white phosphorus is heated it sparkles as yellowish and bluish light in presence of sunlight। या प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कहना बहुत अच्छा नहीं होगा। जब सनलाइट में लगातार ये हीट होता रहता है तो ये लाइटिंग क्रिएट करता है। फोटो मतलब इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट में लगातार हीट होते हुए ये लाइटिंग क्रिएट करता है। आपने अधिकतर देखा होगा कि सुना भी होगा कि गांव देहातों में ये कहा जाता है कि शमशान के पास नहीं जाना, वहां रात में भूत आते। ये आपकी हड्डियों में जो व्हाइट फास्फोरस है ये जब जलता है, गर्म होता है, दिन भर धूप में पड़ा रहता है, हड्डियों से निकलता है, जब लाशें जलाई जाती हैं तो
तो वहीं पर जो लाइट पड़ती है उसकी गर्मी की वजह से ये येलो और ग्रीनिश लाइट इवॉल्व करने लगता है। दिन में तो दिखाई देता नहीं, क्योंकि दिन में सनलाइट बहुत ब्राइट है। जैसे शाम ढलती चली जाती है तो ये जो फोटो कीमोलुमिनेसेंस है यही दिखाई देने लगता है। तो वहीं से येलोइश और ब्लूइश चिंगारियां, कीमो मतलब लुमिनेसेंस मतलब थोड़ी सी दिखाई देने, लुमिनेसेंस मतलब दिखाई देने, तो वो जो है इग्नाइट होके दिखाई देता है। यही आपकी बेटा आत्माएं हैं जो जा रही हैं। सालों से ये आपसे कहा जा रहा है कि जो है आप लोग रात में शमशान में मत जाओ, भूत खा जाएगा। तो दैट इज द सो कॉल्ड घोस्ट, ये है, ध्यान रखिएगा। अब अगर इसको हीट करूं तो मुझे sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ही जो है रेड फास्फोरस मिल जाएगा, जो नॉन पॉइजनस होगा और इससे काफी ज्यादा स्टेबल होगा। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। रेड फास्फोरस, ये भी P4 है लेकिन नॉन पॉइजनस। क्या स्ट्रक्चर है, ध्यान दीजिए। इस तरीके से पॉलीमेरिक स्टेट में ये हमको मिलेगा। आप देख रहे हैं एक बॉन्ड कम हो गया, स्ट्रेन डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। इट इज यूज्ड इन द मैच स्टिक इंडस्ट्री। बहुत ज्यादा यूज है रेड फास्फोरस का मैच स्टिक इंडस्ट्रीज में। केमिकल रिएक्शंस में भी रेड फास्फोरस के साथ काफी ज्यादा रिएजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट टाइप बनाए जाते हैं, जैसे HI रेड फास्फोरस। इस तरीके के रिएजेंट्स हम लोग यूज लगातार करते हैं। ब्लैक फास्फोरस एक टार है जो रेड फास्फोरस को भी जो है गर्म करके बनाया जाता है। अल्फा ब्लैक, बीटा ब्लैक फास्फोरस अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमको मिलते हैं। थोड़ा सा NCERT से आपको उसको पढ़ना पड़ेगा जो है, जिससे कि थोड़े बहुत चीजें और क्लियर हो जाए। अच्छा, अगर मैं सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करूं, मेनली दो पार्ट हैं। एक का नाम है नाइट्रस एसिड और एक का नाम है नाइट्रिक एसिड। HNO2, HNO3 क्या बनता है देखिए, HONO, ये नाइट्रस एसिड, HNO3, HONO, दिस इज द नाइट्रिक। अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाता है। यहां पर नाइट्रोजन +3 की स्टेट में अवेलेबल है और यहां पर नाइट्रोजन +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल, OS ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको ध्यान से देखिएगा, +5 की स्टेट में है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा हो। तो ध्यान दीजिए, HNO2 is less acidic in comparison to HNO3.
HNO3 के कंपैरिजन में जो HNO2 होता है वो क्या है, लेस एसिडिक। इसी तरीके से कुछ ऑक्सी एसिड्स फास्फोरस के लिए बात कर लेता हूं। सबसे पहले 3 ऑक्सी एसिड्स की बात करता हूं। H3PO2, H3PO3, H3PO4। H3PO2 फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स बनाने के लिए एक तरीका बताई दे रहा हूं। फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O बनाओ। ये सब केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है, कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे पूछा जाएगा आपसे, लेकिन हाँ इसको आप लोगों को पढ़ाया जाता है पी ब्लॉक में, मैं यहीं पर बता देता हूँ बच्चों। सबके साथ P डबल बॉन्ड O बना लो, P डबल बॉन्ड O बना। अब जितने भी ऑक्सीजन बचे उसके साथ एक OH बॉन्ड लगा दी। अब जितने भी हाइड्रोजन बचे उसको डायरेक्टली फास्फोरस के साथ लगाइए, वो आयनाइज नहीं होंगे, नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाते वक्त मैंने पीएच और सीएच बॉन्ड को बताया था कि लगभग नॉन पोलर माने जाते, याद है, कल परसों ही बताया मैंने आपको। ध्रुव, Yes, sir. अब H3PO3 की मैं बात बता रहा हूं। एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड O से आपने लगा दिया एक फास्फोरस के साथ। अब आप क्या काम करेंगे, जितने और ऑक्सीजन बचे, 2 और बचे, उनको OH के साथ लगा दें। OH OH। अब कितने हाइड्रोजन बचे, एक, उसको डायरेक्टली फास्फोरस लगा देंगे, वो नॉन आयनाइज्ड, मतलब H पॉजिटिव नहीं देगा। H3PO4 सारे के सारे आयनाइजेबल हैं, एसिडिक है। कहने का मतलब ये एक H आयन दे सकता है, -H आयन, इसके साथ 2 H आयन निकल सकते हैं, डाई बेसिक एसिड की तरह काम कर सकता है, और इसके साथ 3 H आयन निकल सकते हैं, ये ट्राई बेसिक। तो ये मोनो बेसिक एसिड, ये डाई बेसिक एसिड, और ये ट्राई बेसिक एसिड की तरह काम करता है। अगर मैं एसिडिक नेचर की बात करूं तो बेटा जितने ज्यादा OH बढ़ते जाएंगे H बॉन्डिंग उतनी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए H3PO2 ताकतवर एसिड है H3PO3 से, और उससे ज्यादा ताकतवर एसिड है H3PO4, सॉरी, H3PO2 सबसे ताकतवर एसिड है, फिर H3PO3, और सबसे वीक है H3PO4, क्योंकि ज्यादा OH होने की वजह से H बॉन्डिंग बढ़ गई। अच्छा, अब रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पूछा गया। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ phosphorus acids directly proportional to number of pH bonds। जिसमें जितने ज्यादा pH bonds होंगे उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना बढ़िया हो, रिड्यूसिंग टेंडेंसी उतनी बढ़िया हो। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे रिड्यूसिंग नेचर की बात करनी हो
तो भी H3PO2 ही जीत जाता है। फिर H3PO3 एंड H3PO4 में किसी भी तरीके का डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं है फास्फोरस का हाइड्रोजन के साथ, इसलिए इस एसिड को मैं नॉन रिड्यूसिंग एसिड कहता हूं। इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग एसिड। इसमें आपके पास जो है फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स, उनके नेम्स, उनके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 मैं दे रहा हूं जिनको कि आप बना सकते हैं, जो एग्जाम में आए भी हैं। ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस, एक P4O6 इसका स्ट्रक्चर पूछा गया है, और एक P4O10 इसका स्ट्रक्चर पूछा गया। ये P4O6 का स्ट्रक्चर। जैसे जैसे फास्फोरस का डबल बॉन्ड लगाते चले जाओगे स्ट्रक्चर चेंज होता चला जाएगा। एक लगाओगे P4O7, 2 लगाओगे P4O8, P4O9 एंड P4O10। समझ में आता रही है? ये मीटिंग बेटे खत्म होने जा रही है। हम लोग जो है आपको नेक्स्ट मीटिंग का मैं पासवर्ड भेजूंगा अभी, तो 5 मिनट में हम लोग दोबारा रिज्वाइन होंगे, ठीक है।